नमस्कार। कृष्णा सूक्ति जी पर बोलने की बात जब आज तय हुई तो मेरे मन में उनकी एक कालजयी कहानी सिक्का बदल गया की बात लगातार कौंधती रही। मुझे लगा कि ये एक आधारभूत कहानी है, एक ऐसी कहानी जो भारत के आधुनिक काल के इतिहास में इतनी गहराई में चली गई कि सहज ही इसे मैं युग बोधक कहानी की तरह देखने लगा। सभी लोगों की अपनी अपनी एक दृष्टि हो सकती है। विभाजन पर लिखी हुई बहुत सी कहानियां हमारे सामने हैं। सिक्का बदल गया के मुकाबले में कुछ अधिक चर्चित कहानियां भी हमारे पास हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से एक अलग दृष्टिकोण से इस कहानी पर विचार करते हुए कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूंगा जिनकी ओर अक्सर ध्यान कम ही दिया जाता रहा है। लेकिन सिक्का बदल गया है पर बात करने से पहले कृष्ण सूक्ति की एक अन्य कहानी पितृ हत्या की मुझे याद आ रही है। ये कहानी दरअसल कहानी नहीं है, एक बयान के रूप में हमारे सामने खुलती है। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी की जब हत्या हुई तो उस समय कोई घटना घटी और उस घटना को एक रिपोर्टाज के रूप में बयान कर दिया गया, परंतु है तो ये कहानी ही। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं अचानक चौंक गया और कुछ बातों को लेकर के बार बार विचार करने लगा। विचार ये आया कि एक लंबे अरसे तक महात्मा गांधी भारत की राजनीति में सक्रिय रहे। साम्राज्यवाद से वे लोहा भी लेते रहे। एक लंबे अरसे तक उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का नेतृत्व किया और ये सब करने के पश्चात जब भारत अंततः आजाद होता है उसके बाद उनकी हत्या भी हो जाती है। एक लंबा कालखंड है। मैं याद करूं तो 1920 के बाद तो खैर वो सक्रिय हो ही गए थे, लेकिन 1907 में उनकी हिंद स्वराज नाम की किताब खूब चर्चित हुई। तब से ही उनकी बाबत भारत में लगातार विचार विमर्श मंथन आरंभ हो गया था और फिर तो खैर उसके बाद तो यानी अगर 20 से सन 48 तक की बात करें जब उनकी हत्या हो जाती है तो वे लगभग एक महानायक के रूप में हमारा नेतृत्व करते रहे हमारे साम्राज्यवादी संघर्ष विरोधी संघर्ष का। लेकिन इसके बावजूद ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। हैरान ये करती है कि हिंदी कहानी में उनकी उपस्थिति उतनी नहीं दिखाई देती जितनी होनी चाहिए। कुछ छिटपुट कहानियां, कुछ छिटपुट बातें, छिटपुट यानी आप ये देखिए कि अगर कहानी का और उपन्यास का परिदृश्य भी मैं बीच में जोड़ लूं तो महात्मा गांधी एक खबर के रूप में है हमारे पास। खासतौर पे महात्मा गांधी की हत्या और उससे जुड़ी हुई बात एक खबर के रूप में अवश्य हमारी कहानियों में, कथा साहित्य में जहां तहां दिखाई देती है। रेणु के मैला अंचल में वो एक खबर है, गांव के अंदर खबर फैलती है कि गांधी जी की हत्या हो गई और फिर उसके पश्चात तमाम लोग अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया और तमाम चीजें हो रही हैं वहां पर। उसी तरह की एक खबर झूठा सच में भी जब उनके ऊपर पहला हमला हुआ था और नाकामयाब हुआ था, उस संबंधी कुछ विवरण थोड़े से दर्ज हैं।
और ये कहानी पितृ हत्या, यहां भी महात्मा गांधी की हत्या की खबर है, खबर मात्र। स्वयं महात्मा गांधी हमारी कहानी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये बात इसलिए मेरे ध्यान में आई क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ ऐसी कहानियां पढ़ी जिनमें महात्मा गांधी को लगभग एक पात्र के रूप में या लगभग कहानी के केंद्रीय नुक्ते निगाह को आधार बनाने वाली वस्तु के रूप में उनकी उपस्थिति दिखाई देने लगी। ये हाल ही में हुआ। जैसे मैं राकेश मिश्र की कहानी याद कर सकता हूं, पिता राष्ट्रपिता। वहां पर महात्मा गांधी जैसे उनका पुनरुत्थान है और वो दलित दृष्टि से है। या असगर वजाहत की कहानी है, शाह आलम की रूहें। तो वहां पे मुस्लिम दृष्टिकोण से महात्मा गांधी उस शाह आलम कैंप के अंदर आते हैं और आकर के उनकी उपस्थिति मात्र जो है वो अपने आप में एक प्रमाण है कि वे भारत में हो रहे मुसलमानों की हत्याओं को लेकर के कितने व्यथित और चिंतित हैं। और वे परलोक से भागे चले आए हैं उस कैंप के लोगों से मिलने के लिए, बल्कि रूहों से मिलने के लिए, ऐसा कह लीजिए। तो वो एक कथा का ताना बाना है, लेकिन गांधी की उपस्थिति तो हो गई वहां। परंतु उससे पहले की कहानी के अंदर गांधी कहां है? खैर, कृष्ण सोबती की इस कहानी को देखें, पितृ हत्या, तो यहां खबर भी है, लेकिन वो बहुत मार्मिक खबर के रूप में है। उसमें कृष्ण सोबती के सरोकार हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न छोड़ जाते हैं। सरोकार क्या है? उसकी एक दादी हैं, पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत के अंदर आई हुई हैं, और अचानक खबर मिलती है कि गांधी की हत्या हो गई। तो सब लोग जो आसपास के शरणार्थी हैं और दूसरे तमाम लोग, आस पड़ोस के लोग, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ जाती है कि कहीं गांधी की हत्या किसी शरणार्थी ने तो नहीं कर दी है, या किसी मुसलमान ने तो नहीं कर दी है। दंगे फैलने की बात भी सामने आती है, लेकिन फिर अचानक राहत का संदेश मिलता है कि नहीं, वो तो किसी हिंदू ने उसकी हत्या की है। और उसके पश्चात थोड़ा सा वह जो परिदृश्य है, उसकी जो चिंताएं हैं, वो एक अलग दिशा के अंदर चली जाती हैं, कारुणिक हो जाती हैं, मार्मिक हो जाती हैं। लेकिन दादी जो हैं वो लाहौर का रेडियो खोल करके बैठ जाती हैं और लाहौर के रेडियो स्टेशन से प्रसारण सुन रही हैं। प्रसारण हो रहा है हमारे महात्मा गांधी, उसके बाद डैश 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 कहानी के अंदर। ये जो 3 शब्द हैं जो पाकिस्तान के रेडियो से प्रसारित हो रहे हैं उद्घोषक के द्वारा, हमारे महात्मा गांधी, ये उस कहानी का केंद्रीय बिंदु है। महात्मा गांधी जितने भारत के हैं उतने ही पाकिस्तान के भी हैं। ये जो भाव है, ये जो बात है कि महात्मा गांधी सरहदों के पार चले गए थे, वो इस कहानी के भीतर इसकी मुख्य चिंता के रूप में, सरोकार के रूप में और इसकी अंतर्वस्तु के रूप में इसमें गुंथ गया है। और वो जो बड़े मार्मिक रूप में गांधी की हत्या को लेकर के हम जिस तरह से सोचते हैं कि वो सरहदों के पार जाकर के भी उन्होंने लोगों को रुला दिया, वो भाव यहाँ पर है। तो गांधी के प्रति ये जो एक खास तरह का दृष्टिकोण उस दौर के लोगों के बीच था, उससे बाद की कहानी तो खैर बहुत मुक्त ही हो गई। और गांधी से मुक्त होने को ही बाद की हिंदी कहानी ने जैसे अपना आदर्श बना लिया और कहा गया कि यथार्थवादी होने का मतलब है गांधीवाद से मुक्ति। यहाँ तक चली गई हिंदी कहानी। और गांधीवाद से मुक्ति करते हुए प्रगतिशीलता को लाना है और प्रगतिशीलता के सबूत देने हैं, ये बात भी बढ़ चढ़ करके की जाने लगी। और गांधी को यानी जितना एक हिंदू सांप्रदायिक कट्टर व्यक्ति ने जिस रूप में उसकी हत्या की, चाहे उसने हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हुए की, जिसका अब नए रूप में और नए अर्थ में पुनरुत्थान हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत जब विभाजित हुआ तो हिंदू राष्ट्र और इस मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना को आधार बना के ही तो विभाजित हुआ, तो हर्ज क्या है? एक हिंदू राष्ट्र की नींव अगर गोडसे ने रखी तो हर्ज क्या है? इस विचार के साथ
गोडसे का पुनरुत्थान भी हम देख रहे हैं अपने समय के अंदर। तो ये जो गांधी बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये एक खास तरह की मानसिकता के रूप में मैं इसको देखता हूं कि उस दौर के अंदर महात्मा गांधी के प्रति एक लगाव है और उनके मानवीय होने और सरहदों के पार निकल जाने वाली चेतना जो है वो लोगों को प्रभावित कर रही है और लोगों के हृदय के अंदर उतरती चली जाती है। लेकिन बाद के दौर में हम गांधी के विरोध के अंदर लगातार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल हाल ही में गांधी किसी खास अर्थ में, वो भी अलग अलग दृष्टिकोणों से, कोई दलित दृष्टिकोण से या भारतीय मुसलमान के दृष्टिकोण से उनका पुनरुत्थान तो दिखाई दे रहा है, या हिंदूवादी दृष्टिकोण से पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है, परंतु गांधी जिस रूप में उस दौर के अंदर थे वो गांधी आज नदारद है। उस गांधी तक हमारी रसाई नहीं हो सकती। जब हम अपनी कहानियों के इतिहास में जाते हैं तो दरअसल हम उस इतिहास में भी जाते हैं जो इतिहास हमारे सामूहिक चित्त का इतिहास होता है, उसको भी तो पढ़ते हैं। कहानियां एक आईना है कि उस दौर का आदमी किस रूप में चीजों को, घटनाओं को, लोगों को, अपने नायकों को किस रूप में देख रहा था और किस रूप में सोच रहा था, क्या अर्थ ग्रहण कर रहा था। उन चीजों को जानना समझना हो तो हमें अपनी कहानियों की ओर, कथाओं की ओर खास तौर पर रुख करना पड़ता है, कविता से भी अधिक कहानियों की तरफ, क्योंकि कथा जो है वो इतिहास के ज्यादा करीब दिखाई देती है। कविता के अंदर उसका वैचारिक पक्ष, भाव पक्ष या उसकी मार्मिकता या अन्य दूसरी चीजें, उसके संवेदित करने वाले जो उसकी भंगिमाएं हैं वो अधिक नुमाया होकर के हमारे सामने बेशक आ जाती होंगी। लेकिन अगर हम इतिहास को कहीं से पकड़ना चाहते हैं तो वहां हमारी मदद कथा ज्यादा करीब होकर के करती है, ज्यादा सहायक होकर के और ज्यादा पूरक होकर के करती है। तो इसलिए कथा को मैं अपने इतिहास के को बार बार समझने और उसका उस दौर की मानसिकता के हिसाब से पुनर्लेखन करने के दृष्टिकोण से अपनी कथा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है इसे सामने रखते हुए हमें अपनी कहानियों के निरंतर पुनर्पाठ करने चाहिए, बार बार उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये हमारी कथाएं कह क्या रही हैं। तो खैर, मैं जब पितृहत्या कहानी की बाबत आपसे बात कर रहा हूं और महात्मा गांधी को लेकर के इस कहानी की चर्चा जब मैंने इतने विस्तार से की, तो उसका सिक्का बदल गया कहानी के संबंध में क्या औचित्य है और क्या अर्थ है, अब इसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। सिक्का बदल गया कहानी का कथानक बहुत सामान्य कथानक है और एक नजर में ये भी लग सकता है कि ये कहानी शायद कुछ थोड़ा आदर्शवादी किस्म की कहानी है और या थोड़े सहज रूप में एक मानवीय दृष्टिकोण को पेश करती हुई कहानी है और उतना भर हम इससे ग्रहण करते हैं और ये कहानी निपट सकती है। इसलिए इस कहानी की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अमृतसर आ गया है जैसी कहानियों की हुई, जो अधिक नाटकीय थी और जिनके अंदर विभाजनकारी मानसिकता के अधिक नाटकीय, क्रूर रूप, अमानवीय रूप ज्यादा नुमाया होकर के हमारे सामने आए, उनकी चर्चा ज्यादा हो गई। और वो हिंदी कहानी की में यानी बार बार दोहराई जाने वाली और बार बार बचाई जाने वाली कहानियों की सूची में उन दूसरी कहानियों का जिक्र होता रहा, परंतु सिक्का बदल गया कहानी का जिक्र उतना नहीं हुआ। हालांकि जब कृष्ण सोबती की बात होती है तो इस कहानी का मित्रों मरजानी या कुछ दूसरी कहानियों के साथ नाम अवश्य ले लिया जाता है। ये कहानी महत्वपूर्ण तो है, परंतु इस कहानी के महत्व पर मैं कुछ अलग दृष्टिकोण से आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले इस कहानी के कथानक की बाबत थोड़ी बात कर लेते हैं। आप में से मैं अनुमान लगाता हूँ कि ज्यादातर मित्रों ने ये कहानी पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये कहानी बहुत अरसा पहले पढ़ी और इसके कुछ डिटेल्स, ब्यौरे भूल गए होंगे या जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए कुछ बातें पहले साझा कर लेता हूँ। कहानी का जो आरंभ है वो बड़ा अद्भुत आरंभ है। पाकिस्तान का एक दृश्य है, पाकिस्तान के एक कस्बे का।
एक गांव है, उस गांव के अंदर एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी जो जिम्मेदार हैं शाह जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब शाहनी बची हैं, और शाहनी अब अधेड़ उम्र के अंदर दाखिल हो गई हैं, अकेली रहती हैं, लेकिन उस पूरी जिम्मेदारी की एक तरह की मालकिन है। बहुत बड़े बड़े खेत दूर तक, बहुत सारे असामी जो उनके खेत खलिहान देखते हैं, और बहुत सी धन दौलत जो उनकी हवेली में, हवेली होना गांव के अंदर एक बड़ी शान शौकत वाली बात तो मानी ही जाती थी। तो उस शान शौकत के अंदर भी वो है, खूब धन संपत्ति है, सोना चांदी है उसके पास, और तमाम चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों को, लेकिन कहानी की जो शुरुआत है वो ये है कि वो सुबह सवेरे उठी है और चनाब नदी के पास चली गई है। वहाँ जाकर के उसने चनाब नदी में जाकर के अपने वस्त्र उतार करके नहाना आरंभ किया है, और देखती है कि आसपास कोई स्त्रियां नहीं हैं। आगे तो कई स्त्रियां आसपास इस समय दिखाई दे जाती थी, परंतु आज वो जगह खाली है, तो इससे उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन वो नहाती हैं और नहाते हुए श्री राम बोलती है। अब ये संबोधन बड़ा एकदम से खींचता है, खासतौर पे आज के संदर्भ को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो ये जो भक्ति भाव है, जो किसी भी सामान्य हिंदू के हृदय के अंदर होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि राम तो वहाँ केंद्र के अंदर बसते ही हैं। वो गांधी के भीतर भी हे राम की तरह बसते थे, लेकिन सामान्य आदमी के लिए वो अकेले राम न भी हो तो श्री राम हो जाते हैं। अगर ज्यादा श्रद्धा भाव हो तो वो श्री राम है उनके लिए। तो वो श्री राम करती रहती है और नहाती रहती है। तो ये जो खास तरह का भक्ति भाव है, इसके बावजूद वो भक्ति परायण कतई नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदूवादी या हिंदूवाद या उसकी उस तरह की कट्टरता या सांप्रदायिकता लेश मात्र भी शाहनी के अंदर कहीं आपको दिखाई दे जाए। इसके अतिरिक्त उनके हिंदू होने के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है पूरी कहानी में, सिवाय इन दो शब्दों के। ये जो संबोधन है श्री राम। नहाने के पश्चात शाहनी अपने खेतों के भीतर से होकर अपनी हवेली की तरफ वापस आ रही हैं। रास्ते में देखती हैं कि लगभग सुनसान है, आसामी भी दिखाई नहीं दे रहे, और उनका एक बड़ा वफादार लड़का जिसको उन्होंने खुद पाला अपने हाथों से, हालांकि इन दिनों उसकी ख्याति है कि वो 30-40 कत्ल कर चुका है, नाम उसका शेरा है, लेकिन वो उसके आसामियों की तरह आज भी काम करता है। क्योंकि जब उसकी पिता की मृत्यु हुई थी तो उसको दूध पिलाना, उसकी लालन पोषण करना और जाने क्या क्या, वो सब काम शाहनी करती रही, और बच्चों की तरह उसने पाला था उसको, शेरू को। और हो ये रहा है कि अब शाहनी को अंदाजा तो हो गया कि भारत विभाजन हो गया है, और भारत विभाजन होने के पश्चात हिंदू विस्थापित हो रहे हैं। पाकिस्तान में अपनी ज़मीनें, अपने घर बार सब छोड़ करके उनको जाना है, तो लौटना है, ये बात भी उनको मालूम है। और उनको ये भी कुछ उड़ती खबरें उनके कानों में पड़ती रही हैं कि हिंदुओं के घर जो हैं लूटे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, और वो तमाम चीज़ें, और किस तरह से उनको वापस भेजा जा रहा है भारत की तरफ, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन फिर भी जो शाहनी की सहजता है और उसका जो एक धैर्य है, वो देखने लायक है। उसकी आश्वस्ति देखने लायक है। उसको लगता है ये खेत मेरे हैं, बच्चों की तरह है, वही भाव उसके मन में है। चिंता जरूर है उसको कि हालात कुछ बदले लग रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि हालात कितने बदल गए हैं, इतना अंदाजा उसको नहीं है। शेरा उसे देखते ही थोड़ा घबरा सा जाता है, उसके हाथ में गंडासा है, लेकिन और गंडासा इसलिए भी है क्योंकि एक रात पहले वो अपने कुछ लोग आए थे वहां पर पड़ोसी गांव के, तो उनके साथ योजना बना चुका है शाहनी को मारने की, और उन्होंने योजना बना ली थी कि इसको मार करके शाहनी को इनके सामान असवाब सब कैसे कैसे बांटा जाएगा, हवेली पर किसका कब्जा होगा वगैरह वगैरह, वो सब चीजें तय हो चुकी हैं। और वो गंडासा तेज ही कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे शाहनी की हत्या करनी है आज। लेकिन जैसे ही शाहनी सामने आ रही है और दूर से देखता है तो थोड़ा घबराहट उसके मन में होती है। आखिरकार उसको मां की तरह पाला है शाहनी ने, तो वो भी एक खास तरह के अंतर्द्वंद में फंसा है। और यानी आप ये देखिएगा कि वो जो एक
क्रूर हत्यारा किस्म का आदमी भी है, उसके भीतर के भी मानवीय भाव हो सकते हैं, उसके भीतर भी अंतर्द्वंद हो सकते हैं। इसे कृष्ण सोबती बड़े सांकेतिक रूप में हमारे सामने रख देती है, और बड़ा अर्थपूर्ण है कि वो उसको देखते ही उस गंडासे को, वहाँ खलिहान है, वहाँ पे फसलें पड़ी हुई हैं, उनके नीचे छिपा देता है ताकि शाहनी की निगाह ना पड़े कि उसके हाथ में क्या है। तो शाहनी आती है और आकर के आगे चली जाती है, और वो अपनी घरवाली से उलझ भी रहा है और सब हो रहा है। शाहनी उसकी पत्नी को भी प्यार करती हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये थोड़ा गुस्सैल हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो तू अपने शेरू से भी प्यारी है, हालांकि मैं उसको पसंद करती रही हूँ और पाला भी मैंने उसको है, तो वो मेरा ही असामी है, अपना बेटा, तो चिंता ना कर। उसकी बल्कि पत्नी को दिलासा दे करके अपने घर की तरफ को जा रही है। तो अपने घर चली गई है, वहां भी हालात उसको बदले बदले लग रहे हैं। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा धैर्य रखा हुआ उसने। सब कुछ छूट रहा है लेकिन धैर्य रखा है। अब उससे कुछ करते नहीं बन रहा है वहां पर, ऐसे ही वो पसर गई है। और उसको जैसे ही अंदाजा होता शाम के समय कि कुछ लोग उसकी हवेली के अंदर प्रवेश कर गए हैं, सब तरफ इधर उधर फैल गए हैं, और बाहर भी बड़ी हलचल है और गांव के लोग दिखाई भी दे रहे हैं कुछ उसको, तो उसको लगता है कि अब समय आ गया कुछ तो निर्णय करती है। वो अचानक उसके मन के अंदर एक निर्णय आता है। एक आवाज उसको सुनाई देती है, ट्रकें आ गई। और जैसे ही वो सुनती है, ट्रक आने का मतलब यह है कि जगह जगह हिंदुओं को उठा करके बॉर्डर पार भारत लाने के लिए ट्रक्स आ रही थी उस दौर के अंदर, अलग अलग गांव के अंदर। तो ट्रक आ गया है, ये उसने जैसे ही सुना तो उसको लगा कि अब दाना पानी उठ गया। उसके बाद उस एक क्षण के अंदर वो फैसला कर लेती है कि अब मेरा कुछ नहीं बचा। वो उठती है, उठ करके बाहर आती है, और बाहर आकर कुछ नहीं बोलती, और सीधा उसको ये लगता है कि अब मुझे जाना है। और जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया, और जैसे ही उसका ये संकल्प देखते हैं इधर उधर दूसरे तमाम लोग, तो उनको भी लगता है कि ये, इसको तो हम मारने के लिए यहाँ पर आए थे, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके खुद ही बाहर निकले चली जा रही है, तो ये क्या स्थिति है। तो हृदय परिवर्तन जैसी कुछ बात वहां पे दिखाई देती है। मैं हृदय परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने एक कहानी का जिक्र आपसे किया था, वो गांधी के संदर्भ में। और जब गांधी की चर्चा हिंदी कहानी में होती है या हिंदी कथा में होती है, तो इसी संदर्भ में होती है कि गांधी कहाँ मौजूद है। गांधी हृदय परिवर्तन की बात में मौजूद है। जहां कहीं हृदय परिवर्तन है, इसका मतलब है गांधीवाद का असर। तो ये एक धारणा के रूप में देखा समझा जाता है। तो गांधी की मौजूदगी है, लेकिन क्या ये हृदय परिवर्तन उस तरह का है जैसा गांधी के द्वारा किया जाता रहा। गांधी एक मानवीय हिंदू के रूप में मुसलमान को अपना बनाते रहे और कहते रहे कि एक अच्छा मुसलमान भी जो है वो अच्छा मनुष्य होता है, एक अच्छा हिंदू भी एक अच्छा मनुष्य होता है। इस आधार पर वो उनका जोड़ बिठाते रहे और हिंदू मुसलमान को हिंदू मुसलमान बनाए रहे। तो उनका अपना एक तरीका था उस दौर का, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से जोड़ने का। और उसी तरह के भूख हड़ताल करना या जो आमरण अनशन करके बैठ जाना वगैरह वगैरह, इस तरह की, या सत्याग्रह करके बैठ जाना, मौन धारण कर लेना, इन तमाम चीजों के द्वारा वो हृदय परिवर्तन करते थे। तो एक अलग तरह की पद्धति थी हृदय परिवर्तन की। लेकिन हिंदी कहानी में अगर अलग कारणों से भी कहीं आपको हृदय परिवर्तन दिखाई दे जाता है, तो हमारे आलोचक उसको गांधीवाद का प्रभाव देखने लगते हैं उसके अंदर। तो ये बातें कोई बहुत अर्थपूर्ण दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारे यहाँ एक अन्य चीज है जो हमारे मनुष्य को इतनी एक अलग तरह की ऐसी चेतना देती है कि हृदय परिवर्तन जैसी बात जो है वो बहुत सहज रूप में भी बहुत दफा घटित होती है। और इस कहानी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हृदय परिवर्तन हो तो रहा है, लेकिन बहुत सहज रूप में घटित हो रहा है। उसके पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई तौर तरीके नहीं है, कोई अनशन नहीं है, कोई भूख हड़ताल नहीं, कोई मौन नहीं, कुछ नहीं है। केवल ये है कि शाहनी उठी हैं और उसने फैसला कर लिया कि अब मुझे अपनी हवेली छोड़ना है, और लोगों का हृदय परिवर्तित होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इसको मारने का लाभ क्या है।
और वो भी जानती है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो बाहर आ रही है, और जैसे ही वो बाहर आती है तो उससे पूछते हैं कि शाहनी, तुम जा रही हो, कुछ थोड़ा तुमने अपना माल असबाब बांध लिया होगा, कुछ सोना चांदी वगैरह तुम साथ ले जाओ, अपने साथ तुम्हारे काम आएगा। तो वो कहती है कि बच्चा, माल जो है वो तो सब यहाँ है, हमारे मेरे बच्चों के लिए है, आप लोग आपस में बांट लेना, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। बड़े सहज रूप में वो अपना, फिर उससे पूछा जाता है कि अच्छा तुम अकेली जा रही हो, तो ये जो रुपया पैसा कुछ नकदी रख लो, वरना तो तुम अकेली रह जाओगी, और नकदी भी नहीं होगी तो खाओगी पियोगी क्या, और तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। वो कहती है नहीं, यहाँ का कमाया था, यहाँ छोड़ दिया, ये अब आप लोगों का है। और इसके पृष्ठभूमि के अंदर बात यह है कि जब शेरा उसको मारने का फैसला करता अपने साथियों के साथ, वहां तर्क ये दिया जाता है शेरे की तरफ से कि हम असामियों की मेहनत की कमाई ही तो वहां हवेली के अंदर पड़ी हुई है। वहां जो धन दौलत जो भी कुछ इकट्ठा किया है वो उनका थोड़ा ही है, वो तो हमारा, अगर हम उसको वापस ले लेंगे तो हमारी चीज हम तक लौट करके आएगी। तर्क ये है उसका, दलील। और जिस चीज को वो हत्या करके हासिल करना चाहते हैं वो शाहनी के इस व्यवहार के द्वारा जैसे खुद ब खुद घटित हो रही है, आकस्मिक रूप में घटित हो रही है। तो ये जो एक स्थिति के अंदर एक बारीक फर्क से, केवल व्यवहारगत या आचरणगत फर्क से ही तमाम चीजों के अर्थ बदल सकते हैं। और हत्यारे भी जो हैं वो मनुष्य क्या, एक लज्जित मनुष्य के रूप में वहां खड़े उसको परेशान से देखते रह जाते हैं। वैसी स्थिति इस कहानी के अंदर अचानक उपस्थित हो जाती है। उसके बाद उसका मन करता है, जैसे ही वो ट्रक के अंदर बैठने के लिए, उसको बिठाने के लिए लोग कुछ आगे आ रहे हैं, तो उसका मन करता है कि एक बार हवेली की तरफ ताक ले। फिर उसको लगता है कि अगर मैं हवेली की तरफ मुड़ करके देखा मैंने तो मेरा दिल कमजोर हो जाएगा। वो देखती तक नहीं, ट्रक में चढ़ के बैठ जाती है। तो बाकी लोग उल्टे रो पड़ते हैं, जो लोग उससे प्रेम करते थे, जिन लोगों को उसने पाला पोसा था, जिनकी उसने मदद की थी। वहां पे एक थानेदार था जो उससे 300 रुपए वसूल करके ले गया था, क्योंकि मस्जिद बननी थी, और कहा था कि 300 रुपया दो शानी, मस्जिद बनानी है, और उसने निकाल करके संदूक से बिना कुछ ना नुकर किए दे दिए थे। तो थानेदार जैसा आदमी, तो वो सारे लोग जैसे उनकी आंखें भीग रही हैं। और एक आदमी फिर रोआंसा सा कहता है कि अच्छा शानी, तुम जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते कुछ तो कह जाओ इस गांव के लोगों के लिए। तो वो कुछ नहीं बोलती, एक आशीर्वाद देती है, सुखी बसो, चैन से रहो, बस कि आप लोग सुख शांति से रहो, सुख शांति से बसे रहो, मेरी ये दुआ है। और बस इतने दो शब्द बोलती है, ट्रक में बैठती चली जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि अब उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी रुलाई फूट पड़ती है। वो कोई देवी नहीं है, वो कोई राम का या जनक का अवतार नहीं है कि चीजों को यूं ही सब परित्याग दिया। अब राम ने राज्य का परित्याग किया तो यूं ही परित्याग करके निकल गए, और जैसे एक लीला हो, या जनक महल के अंदर आग लगती है तो पूर्ववत नहाते रहते हैं और देखते भी नहीं वापस मुड़ के कि क्या जल रहा है और क्या नहीं जल रहा है। तो ये जो एक निष्काम निर्विकार चेतना वाली बात थी कि बहुत, तो वो उन लोगों को एक अवतार के रूप में बदलती है, पूज्य लोगों के अंदर बदलती है, क्योंकि वो सामान्य व्यवहार नहीं है। वो एक इस तरह का व्यवहार है जिसे बहुत यानी एक बहुत ऊंची चेतना की एक दशा के अंदर जाकर के ही जिसको पाया जा सकता है, जो सामान्य लोगों के बस का नहीं है। तो वैसी नहीं है शाहनी, लेकिन अपरिग्रह की अद्भुत मिसाल है शाहनी। जिस तरह से उसने छोड़ा अपनी हवेली को, जिस तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार किया, वो सब तो देखने लायक है। वो शाहनी जिस तरह से निकलती है और फिर रोती भी है, जैसे ट्रक चलता है तो रोती भी है। मानवीय है, वो मनुष्य है, तो ऐसा नहीं है उसका हृदय तार तार हुआ जा रहा है, लेकिन निकल पड़ी है, सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी है। तो ये जो कहानी है, जिस रूप में बड़े सहज रूप के अंदर प्रस्तुत की गई, उसे देख करके मुझे पढ़ते हुए ये लगा कि जितनी कहानियां भारत विभाजन पे हिंदी के अंदर और बाकी भाषाओं के अंदर भी, बांग्ला के अंदर लिखी गई और दूसरे अंग्रेजी के अंदर बहुत सारी लिखी गई हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, हिंदी में भी लिखे गए। तो ये तमाम जो भारत विभाजन पे लिखा हुआ साहित्य है, उसकी निगाह ज्यादातर
सांस्कृतिक अंतर विभाजन पे पड़ी है। सांस्कृतिक माने धार्मिक सांप्रदायिक। तो सबने ये देखा कि धार्मिक सांप्रदायिक विसंगतियां हैं, वो सिर उठाती हैं तो हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, एक दूसरे की मारकाट करने लगते हैं। लोग हिंदू मुसलमान होकर के एक दूसरे को मारते हैं। ये बात जो है, ये जो धारणा है, विभाजन संबंधी लगभग सभी कहानियों के भीतर आपको किसी न किसी रूप में मौजूद दिखाई दी जाएगी। परंतु एक अलग दृष्टिकोण से कृष्ण सूक्ति इसको देख रही है। हिंदू मुसलमान तो पीछे ही छूट गए, कोई मतलब ही नहीं, हिंदू मुसलमान होने का तो कोई अर्थ ही नहीं। हालांकि वो हिंदू है और जो थानेदार है, जो मस्जिद के लिए पैसे मांगने के लिए आता है, वो मुसलमान है, और बाकी लोग भी वो मुसलमान है, ये उनके नाम से पता लग रहा है। लेकिन वो हिंदू होना या मुसलमान होना कतई नहीं है। वो मनुष्यों के आपसी संबंधों के बीच से एक निकली हुई कथा बन जाती है। जैसे मनुष्यों के जो सामान्य संबंध हैं, और उन सामान्य संबंधों के बीच में हम कुछ चीजों के बीच में संबंधों के साथ, कुछ चीजों के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए, मोह ममता दिखाते हुए, प्रेम करते हुए, नफरत करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए हम एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं आम जिंदगी के अंदर। तो वो जो एक आम जीवन के अंदर एक खास तरह से रहना है, एक मनुष्य की तरह रहना है, वैसा ही रहना है। लेकिन इसके बावजूद, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कीचड़ में कमल की तरह रहना, वो तो एक साधना की चीज है, लेकिन किसी आदमी के व्यवहार में वो उतर आए और इस रूप में, इतने मानवीय रूप में उतर आए, ये आश्चर्य होता है। ये किस रूप में उतरता है? तो मेरी निगाह में ये बात आती है कि हमारी कुछ थोड़ी सी कहानियां हैं, बहुत ही विरल, जैसी ये कहानी है, जिनके अंदर हमारी कहानी ने सांस्कृतिक अंतर विभाजन और विसंगतियों की ओर ही नहीं देखा, बल्कि वो सभ्यता मूलक चेतना, जिसे हम कहेंगे, वहां चली गई। सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, वरना ये बात सिर से निकल सकती है और कुछ उलझन पैदा कर सकती है कि ये क्या। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन, दार्शनिक बातें, ज्ञान दर्शन और उनके एक दूसरे से भेद, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और जाने क्या क्या, या सांख्य है हमारे पास, या वेदांत है, तो इस तरह की बातें आ सकती हैं। या अन्य दूसरी दृष्टियों से भी कोई प्रगतिशील दर्शन या दूसरे, तो वो राजनीतिक दर्शन भी हो सकते हैं। तो वो जितनी उसका जो ताना बाना है, जिससे संस्कृति का निर्णय, या लोक संस्कृतियां हैं, तो लोक संस्कृतियों के अंदर तरह तरह के नृत्य हैं, शैलियां हैं, कथन की शैली, वो सब चीजें संस्कृति का एक ताना बाना बुन रही हैं। जब हम बात सभ्यता मूलक व्यवहार की कहते हैं, और गांधी भी मुझे इसीलिए बार बार आकर्षित करते हैं, बार बार पढ़ने लायक लगते हैं, क्योंकि हिंद स्वराज में ही वे सीधे सीधे इस बात पे पहुंच गए कि एक पश्चिमी सभ्यता होती है, एक भारतीय सभ्यता है। और पश्चिमी सभ्यता जो है वो पिशाची है, या वो भटकाने वाली है, क्योंकि वो इंद्रियों का जो उपभोक्तावाद है और सुविधावाद है, उसकी लालसा है, उसको जगाती है, मांग और आपूर्ति का एक तंत्र खड़ा करती है, बाजार खड़ा करती है, फिर एक उत्पादन तंत्र विज्ञान की मदद से खड़ा कर लिया जाता है, और लोग जो हैं उसके दुष्चक्र के अंदर घूमते रह जाते हैं और प्रकृति का दोहन शोषण उससे होने लगता है। तो वो सारा मामला वो उनको दिखाई देता है कि ये पश्चिमी सभ्यता का मामला, पश्चिमी सभ्यता का मतलब है पश्चिम की सोच का एक सामान्य तरीका है। वो इसी ढंग से चीजों को लेते हैं। वो प्रकृति को एक जीतने लायक चीज के रूप में देखते हैं। वो दूसरी सभ्यताओं को, दूसरी तरह के लोगों को, दूसरी जातियों को ऐसे जनसमूहों के रूप में देखते हैं जिनके ऊपर विजय हासिल करनी है और उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, और विज्ञान की मदद से भी वो युद्ध की सामग्री बनाएंगे और तमाम चीजें करेंगे। तो ये एक सोच है जिसके माध्यम से वो विश्व विजयी होना चाहते हैं। एक सोच दूसरी है जिसको महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के साथ जोड़ते हैं, वो है प्रकृति से पूरकता के अंदर जीने की दृष्टि, कि हम सब पूरक हैं, एक दूसरे की पूरकता में हमें जीना है, और अगर हम उस पूरकता के अंदर और एक दूसरे की आपसदारी के अंदर जी सकते हैं तो फिर हम भारतीय कहलाने के हकदार हैं। तो इस रूप में, और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास दो तरह के होते हैं, एक इतिहास है विजेताओं का, एक इतिहास है लोगों का। तो लोगों की आपसदारी ने दुनिया बनाई है असल में,
जितना विकास हुआ है वो तो इसलिए हुआ है क्योंकि लोग आपस में मिलजुल करके मेहनत करके चीज़ों को बनाते रहे, घर परिवार सजाते रहे, नगर गांव बनाते रहे और राज्य तक खड़े किए। वो लोगों की आपसदारी के खड़े किए हुए हैं, लेकिन इतिहास विजेताओं का है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि ये सही इतिहास नहीं है, सभ्यता का इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है। तो ये जो सभ्यता की बात है, सभ्यता माने सोच का तरीका, हमारी बुनियादी सोच, हम कैसे सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं उसके मुताबिक हमारा सहज सामान्य मानवीय व्यवहार कैसा होता है, वो सभ्यता वाला तल है हमारा। तो जब आप शाहनी को देखते हैं तो वो भारत के एक ऐसी मानवी है, एक ऐसे मनुष्य मात्र का उदाहरण है भारत के, जिसके भीतर भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई जो उसकी चेतना है जैसे उसके व्यवहार में उतर आई। और उसके लिए कुछ नहीं उसने साधा है, कोई वो कोई धार्मिक सांप्रदायिक बात भी नहीं है, वो किसी तरह की उस तरह की बात नहीं है कि जिसको आप कोई खानों के अंदर बांट सकें। वो सीधे सीधे सभ्यता मूलक व्यवहार है। तो वो जो एक गहराई है, गहरे तल के ऊपर उतर करके एक पात्र को खड़ा कर लेना, तो ऐसा पात्र तो आपको पूरे हिंदी साहित्य को खोज लें आप, बहुत कठिनाई हो जाएगी। मैं खोजता रहता हूँ कहीं इस तरह की चीज मुझे मिले, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ एक प्रेमचंद के अंदर मुझे एक पात्र दिखाई दिया। उस लिहाज से अगर आप देखें तो होरी जो है उसकी भल मनसाहत वो भी जमीनी है। उसको बल्कि हुआ क्या कि उल्टा उसकी व्याख्या किस रूप में की हमारे आलोचकों ने। उन्होंने कहा कि ये तो भल मनसाहत उसकी कमजोरी है भाई, वो उसको ब्राह्मणवादी सोच से ग्रस्त होने की वजह से उसके अंदर एक हीन भाव कुंठा है और उसको भल मनसाहत के साथ जीने की एक आदत डाल दी गई है और जिसकी वजह से वो निरंतर शोषित होता रहता है। तो उसको कमजोरी ही नहीं, उसका अंतर विरोध तक बता दिया गया है, जबकि वो होरी के लिए इतनी सहज बात है और उसके मनुष्य होने की वो शर्त है। उसका अपना बेटा तक उससे सहमत नहीं है गोबर कि मेरा पिता इतना सीधा सरल साफ सीधा ये इस ढंग का कैसे, हालांकि इतना सीधा सरल भी नहीं है, वो अपनी व्यवहारिक बुद्धि से बीच बीच में काम लेता रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो मनुष्य के तल पर उसने सभ्य होने का और मनुष्य होकर के जीने का एक रास्ता निकाल लिया है, खोज लिया है। वो हमारी चेतना का, एक आम आदमी की चेतना का हिस्सा है। उसके अंदर फिर ये जो सांप्रदायिक विभाजन और सांस्कृतिक विभाजन, ये उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते, उनको बदलना भी कठिन होता है इस तरह के लोगों का। लेकिन ऐसे लोग बहुत तकलीफ वाली बात यह है कि ये पीड़ित हैं, दुखी हैं और इनका शोषण हो रहा है और इनको एक तरह से समाज के हाशिए पर डाल दिया जाता है और कहा यह जाता है कि समाज के अंदर जो यथार्थवादी सोच है वही विकास का मूल मंत्र है। तो उसके हिसाब से तो इन लोगों की कोई जगह ही नहीं है। उसी कोटि के अंदर ये शाहनी भी है, वो यानी कहानी कथा के हाशिए के ऊपर भी पड़ी हुई है। होरी पड़ा हुआ है जिसकी ठीक से व्याख्या नहीं हुई, हालांकि होरी की चर्चा बहुत होती है लेकिन अलग संदर्भ में होती है, इस अर्थ में नहीं होती कि वो कोई सभ्यता मूलक चेतना का उदाहरण बन करके एक ऐसे पात्र के रूप में खड़ा हो जाए जिसके अंदर हम ये देख सकें कि भारत क्या है। मैं असल में इन कहानियों की तरफ या इन कथाओं की तरफ इसलिए भी मुड़ा, एक आलोचक हैं फ्रेडरिक जेम्सन, वो कहते हैं कि जो कथाएं हैं वो दरअसल नेशनल एलेगरी होती हैं। नेशनल एलेगरी यानी राष्ट्रीय रूपक। कथा के भीतर आप पहचान सकते हैं कि एक राष्ट्र की चेतना क्या है और उसके जो पात्र हैं वो राष्ट्र की चेतना का एक जैसे उदाहरण बनकर के हमारे सामने आते हैं। उन्होंने ये बात कही थी लू शुन की, एक पागल की डायरी को जब पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो जो उसका पागल है उसकी चेतना, ये इस तरह का आदमी केवल चीन में संभव है और कहीं संभव नहीं है। तो उन्होंने इसके हिसाब से कॉइन किया कि ये राष्ट्रीय रूपक। अब ये राष्ट्रीय रूपक होना, मैं इस शब्द से बहुत सहमत तो नहीं होता हूं, लेकिन उससे एक बात मुझे समझ में आती है कि राष्ट्रीय रूपक को वो असल में राष्ट्रीय संस्कृति के रूपक के रूप में ही ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो बात वो सांस्कृतिक है ज्यादा। तो बात किसी देश की संस्कृति का आईना होने की भी नहीं है, बल्कि किसी देश की सभ्यता के सामान्य सहज व्यवहार के साथ एकाकार होने वाले पात्र तक पहुंचने की है।
उस लिहाज से देखा जाए तो अगर राष्ट्र रूपक की बात आपने करनी हो तो हम अपने यहाँ राम कथा के राम को लाएंगे, वो राष्ट्र रूपक का उदाहरण है। नेशनल एलेगरी कहनी हो तो कुछ दूसरे तरह के पात्र हमें खोजने पड़ेंगे। उस तरह के और बहुत से, हमारी कथा में भी अनेक तरह के पात्र इस तरह के निकल आएंगे जिनको आप राष्ट्र रूपक, फ्रेडरिक जेम्सन की शब्दावली में जिनको आप राष्ट्र रूपक कह सकते हैं, तो उस तरह के हैं। लेकिन ये जो सभ्यता का उदाहरण और जिनको करते हुए, जैसे महात्मा गांधी की शब्दावली में कहें कि भारतीय सभ्यता को चरितार्थ करने वाले पात्र, वो तो है ही नहीं हमारे पास। इसीलिए मैंने पहली जिस कहानी का जिक्र आप लोगों से किया वो पितृहंता, उस कहानी को पढ़ते हुए ये समझ में आ सकता है हमें कि कृष्णा सोबती के लिए महात्मा गांधी क्या अर्थ रखते हैं। अगर वो उनको पिता के समान देख रही हैं, और दादी जो है वो पाकिस्तान जिसको वो छोड़ करके आई है, वहां के लोगों के चित्त को पढ़ना चाहती है कि मेरे गांधी के लिए लाहौर का रेडियो क्या कह रहा है, उसके लिए वो भी महत्वपूर्ण है। वो एक मनुष्य की एक सामान्य जिज्ञासा है और सोच और फिक्र भी है कि कहीं वो लोग बदल तो नहीं गए, कहीं उस चेतना से परे तो नहीं चले गए, उससे उनका संबंध, उससे उनका रिश्ता तो नहीं टूट गया है। तो वो रिश्ता, और उसको खुशी होती है जब वहां पे वो शब्द सुनती है, हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगर उनके भी हैं तो इसका मतलब है वो मनुष्य अभी जीवित है, अभी वो मनुष्य मरा नहीं है जो जिसके साथ हम अपना रिश्ता बना सकते हैं। भले ही महात्मा गांधी को मार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो मनुष्य हमारी चेतना में, हमारी सोच में, हमारे आसपास आज भी जिंदा है। तो ये जो कहानियां, इस तरह की सिक्का बदल गई कहानियां, इनकी चर्चा बहुत अलग अर्थों में और बहुत अलग रूपों में होनी चाहिए। और बार बार हमें ये चर्चा करनी होगी कि हिंदी कहानी को, उसकी अगर समग्रता के अंदर पहचान ना हो तो किन कहानियों को हम सामने लाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिन कहानियों की अपेक्षाकृत ज्यादा चर्चा हुई। जैसे मैंने बात की आपसे कि अमृतसर आ गया है। होता क्या है, अमृतसर आ गया है के अंदर कि लाहौर से गाड़ी निकली है अमृतसर पहुंचने के लिए, तो जाहिर है बीच में बॉर्डर है, बॉर्डर निकल आया, भारत विभाजन हो गया है। तो पात्र वहां मुसलमान पात्र भी बैठे हैं, हिंदू पात्र भी बैठे हैं। तो गाड़ी के उस डिब्बे के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर जो हिंदू पात्र बैठा हुआ है, एक मरियल सा आदमी है वहां पर। तो और पठान लोग जो हैं, जब तक वो मुस्लिम क्षेत्र में, इस पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर है, तब तक वो उसको बहुत, उससे हंसी मजाक भी करते हैं, एक तरह से उसको हीन भावना भी करते हैं, उसको मांस मीट भी खिलाना चाहते हैं कि ऐसा करने से तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम क्या मरियल से होकर के बैठे हुए हो। तो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, वो सब चलता है। और वो जो पठान हैं जिनको अपनी शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान है, तो ट्रेन के अंदर क्योंकि भीड़ बहुत है तो लोग धक्का मुक्की करके चढ़ रहे हैं, किसी ढंग से अपनी जान बचाने के लिए वो हिंदुस्तान पहुंचना चाह रहे हैं। तो एक हिंदू औरत जो गर्भवती है वो बड़ी मुश्किल से आई है, तो पठान को गुस्सा आता है कि इन्होंने भीड़ को बहुत कर रखी है इस डब्बे के अंदर, उसके पेट के अंदर लात तक मार देता है वो। तो हिंदू पात्र कुछ नहीं बोल रहा है, जब तक वो क्षेत्र नहीं निकला है तब तक कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि गाड़ी जो है भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, वो अचानक पठान को ललकारने लगता है, वो मरील सा आदमी। तो उसकी मानसिकता अचानक बदल जाती है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का विभाजन, और इतना ही नहीं, वो जैसे ही पठान लोग निकलते हैं और गाड़ी रुकती है, पठान लोग चुपके से निकल जाते हैं गाड़ी से कि अब यहाँ पे तो मुश्किल हो गया, यहाँ पे नहीं रुका जाएगा। तो दूसरे लोग कुछ जो चढ़ने लगते हैं, तो एक मुसलमान आदमी चढ़ने लगता है, तो उस मुसलमान को गाड़ी चल पड़ती है, उसने बड़ी मुश्किल से हैंडल पकड़ा हुआ है और वो गाड़ी के भीतर प्रवेश करना चाहता है। मरियल आदमी फटाफट जाता है और उसके हाथ के ऊपर मार करके उसको नीचे ट्रैक के ऊपर गिरा देता है ताकि वो गाड़ी पर चढ़ ही ना सके। तो एक तरह से वो हत्या तक कर डालता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो भारत के अंदर है। तो ये कहानी चर्चित बहुत हुई, निश्चित रूप से यथार्थवादी सोच वाली कहानी है। और ये कहानी हमें ये बताती है कि विभाजन जो है कितने स्तरों के ऊपर हो जाता है। ये केवल देश का विभाजन नहीं होता, धर्म का विभाजन भी नहीं होता,
हिंदू और मुसलमान के बीच में विभाजित होना, ये भी नहीं है, बल्कि एक धरातल के ऊपर ये लोगों की चेतना का विभाजन भी हो जाता है कि हम एक अलग कौम, यानी चेतना का विभाजन किस रूप में, उससे भी पहले आप लगाएं कि कौमों का विभाजन भी हो जाता है, जैसे हिंदू सिख का या मुसलमान बंगाली, हिंदू हिंदू बंगाली और मुसलमान बंगाली का, तो कौमियतों का भी हो जाता है। और कौमियतों से आगे फिर वो मानसिकता का, जिसको हम साइकी कहते हैं, साइकी का विभाजन तक हो जाता है कि हमारी सोच अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं, हमारा आचरण अलग है, हमारे मूल्य अलग हैं, इनके मूल्य अलग हैं, और दोनों को एक दूसरे के प्रति नफरत और एक दूसरे को हीन समझने की जो प्रवृत्ति है वो भी निकल आती है। और इन विभाजनों से हिंसा निकलती है, अनेक तरह की हिंसाएं निकलती हैं। तो अनेक तरह की ये जो हिंसाएं हैं, हमारी कहानी ने इन हिंसाओं की चर्चा दो तरह से की है। एक तो वही की है कि ये कुछ लोग जिनके अंदर ये हिंसा की प्रवृत्ति उग्र हो गई, तो उनकी अमानवीयता का जिक्र किया गया, और अमानवीयता का जिक्र करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि मनुष्य के ये जो अंतर्विरोध हैं वो उसकी कमजोरियां हैं, और वो हमारे अंदर एक कारुणिकता, एक मार्मिकता जगाती हैं, और हमें एक अफसोस होता है कि मनुष्य इतना भी गिर सकता है। तो ऐसा करके वो मनुष्य की संवेदना को जागृत करती हैं। एक दूसरी तरह की कहानियां होती हैं जहां पे हिंदू पात्र मुसलमान पात्रों को बचाते हैं या मुसलमान पात्र हिंदू पात्रों को बचाते हैं। वो भी एक खास तरह का, जिसे आप कहें कथा रूढ़ी किस्म की, क्लिशे कहते हैं उसको, तो वो कथा रूढ़ी की तरह वो कहानियां लिखी जाती हैं। वहां भी हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, लेकिन वो भले हिंदू और भले मुसलमान है, यानी इस तरह की कहानियां। तो ज्यादातर कहानियों को आप इन दो कोटियों के अंदर विभाजित करके देख सकते हैं। तो भले हिंदू और भले मुसलमान। या एक और कोटि है जिसकी तरफ मंटो ले गए थे हमें, वो पागल हिंदू और पागल मुसलमान की कोटि उन्होंने बना दी कि पागलों के अंदर भी विभाजन ये संभव है, यानी वो साइकी की विक्षिप्तता के अंदर भी वो विभाजन देखते हैं। तो इसको विभाजन दर विभाजन मैं देखता हूं कि कहानियां जो है वो विभाजन के अलग आगे से आगे स्तरों तक खुलती चली जाती हैं। और वो टोबा टेक सिंह तो खैर अद्भुत कहानी है जिसके अंदर पागलों का विभाजन हो रहा है, और एक पात्र जो सबको, और कोशिश की जा रही है कि जो पात्र पाकिस्तान में पैदा हुए वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं, जो पागल हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए उनको हिंदुस्तान दे दिया जाए। तो एक पागल से पूछा जाता है, बिशन सिंह है, तो पूछा जाता है कहाँ है, वो कहता है मैं टोबा टेक सिंह का हूँ। अब वो टोबा टेक सिंह जो है वो तो ना इधर है ना उधर है, अब लाइन खिंच गई तो वो नो मैन्स लैंड के अंदर चला गया, तो कहता है मैं तो नो मैन्स लैंड में रहूंगा, मैं अपना गाँव क्यों छोड़ूंगा। तो ये इस तरह की कहानियां भी लिखी गई, लेकिन ये कहानियां भूगोल से जुड़ी हुई, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई मानसिकता से संबंध रखने की, और हिंदू मुसलमान को एक हद तक लांघने वाली कहानियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन व्यक्ति और भूगोल का जो रिश्ता है वो एक स्तर है, और उस भूगोल की जो अपनी सभ्यता है, उस सभ्यता को जीने का प्रयास करने वाले लोग, ये एक अलग स्तर है। तो टोबा टेक सिंह के जो विक्षिप्त पात्र हैं वो लीक से उतर गए, वो उसी सभ्यता विमर्श की लीक से उतरे हुए लोग हैं, लेकिन उसकी व्यंजना के अंदर वही सभ्यता पड़ी हुई है कि हमें उसके अंदर वापसी करनी है जहां से हम एक मनुष्य के रूप में हमारा विकास होता है। लेकिन अब हम लीक से उतर गए तो उनके पास सिवाय इसके कि ये गांव हमारा, ये गांव उसका है, इसके अलावा और कोई विभाजन नहीं रहा। परंतु इसको साधना इसको अपनी सजग होकर के इस सभ्यता की चेतना को साध लेना, ये कितना कठिन काम है। सामान्य व्यवहार में साथ लेना, एक मनुष्य होते हुए भी आप एक सभ्य मनुष्य होकर के व्यवहार कर सकें, ये एक असंभव सी बात, एक विरल सी बात हो जाती है। और लगभग हमारी कहानियों से वो जो एक सामान्य मानवीय किस्म का, एक सहज किस्म का सभ्यता मूलक व्यवहार है वो गायब हो गया। और कुछ एक कहानियां हैं, तो क्योंकि वो एक कहानी इस ढंग की बची थी और मुझे लगा कि ये कहानी मेरी निगाह में पड़ी है, और इस तरह की बहुत सी कहानियां हो सकती हैं हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी कथा के अंदर, जहां पर इस चेतना को बचाने की बात भी की गई हो। तो उनकी बाबत जैसे जैसे अगर कुछ सामने आएंगी या आप मित्र लोग उनको खोजेंगे तो उनको हम सामने ले आएंगे, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत
खास तौर पे हमारे अपने समय के अंदर उसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। मैं इस कहानी को इसलिए भी चुन रहा हूं क्योंकि हम अपने समय में जब दाखिल हो गए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो विभाजन हुआ था वो विभाजन उल्टे और गहरा गया, और जो कहानियां इन दिनों कथाएं लिखी भी जा रही हैं वो इस विभाजन के और नए स्तरों के पैदा हो जाने की कहानियां हैं। जैसे कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान, अब वो आजाद हो गए लोग, लेकिन एक पाकिस्तान अभी भी अपनी चेतना के अंदर वो उसके पात्र जो हैं वो ढोए चले जा रहे हैं। और विभाजित होने के बाद भी कुछ पात्र जो हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर विभाजित होकर के उस विभाजन को सिर्फ इस लिहाज से रद्द करना चाहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मुसलमान पात्र खास तौर पे आधा गांव राही मासूम रजा, वो कहते हैं कि अगर ये देश हमारा है तो हमें विभाजित करने वाला कौन होता है। लेकिन वो उनके पास चुनाव है। राही मासूम रजा का जो उपन्यास है वो चुनाव है वहां पर उन पात्रों के सामने कि वो पाकिस्तान जाएंगे कि हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन वो पात्र जिनको विवश होना पड़ा उजड़ने के लिए, उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। उनके लिए कोई यानी इस विभाजन के पार झांकने का कोई रास्ता ही नहीं है। उनको तो उजड़ना ही पड़ा, और उजड़ना ही नहीं पड़ा। 1.5 करोड़ लोग उजड़े, यानी कम संख्या नहीं है। 10-15 लाख लोग मारे गए, बड़ी संख्या है। तो वो जो उजड़ना है, विवश उजड़ना, उस विवश भाव से उजड़ने के बावजूद अपनी सभ्यता को बचाए रखना, अपनी मनुष्यता को बचाए रखना, ये एक असंभव सी बात है। उतना बड़ा पागलपन है जिसके अंदर इतने लोगों को मार डाला गया, और संभवतः ये दुनिया के बड़े से बड़े नरसंहारों में से एक था जिसमें से होकर के ये पात्र गुजरते हैं। फिर भी कोई एक पात्र जो हमें मनुष्य होने की समझ दे जाता है, जो हमें ये बताता है कि हम इस धरती के ऊपर जीवन को जीने के लिए, सहज रूप में जीने के लिए और मानवीय रूप में जीने के लिए पैदा हुए हैं। और वो जो हमारे मूल्य हैं, जो हमें हमारी ज़मीन से मिले हैं, हमारी अपनी परंपरा से मिले हैं, और जिनको हम बगैर सांप्रदायिक हुए और बगैर सांस्कृतिक अंतर विभाजनों का शिकार हुए जी सकते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, ऐसे पात्रों की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे पात्रों तक हमें अगर कोई ले जा सकता है तो हमारी कहानी हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मित्रों, आज ये एक संदेश, खास तौर पे ये संदेश इसलिए भी कि इस कहानी को बार बार आप पढ़ें, देखें, क्योंकि जिस दौर के अंदर आज हम गुजर रहे हैं वहां पर ये विभाजन और गहरे हो गए हैं। गहरे ही नहीं हुए, सांप्रदायिक कट्टरताएं हमारे सिर के ऊपर चढ़ करके बोलने लगी हैं। राष्ट्रवाद एक नए रूप में हमारे सामने आ गया है। एक राष्ट्रवाद का उभार तब था जहां पर हिंदू राष्ट्रवाद और इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात हुई थी तो भारत का विभाजन हो गया था। एक राष्ट्रवाद अब है कि अगर विभाजन हो गया है तो इस विभाजन के ऊपर मोहर लगा दी जाए और हम कहें कि इस बात को तो इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचाना है, तार्किक निष्पत्ति तक पहुंचाना है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है और वो इस्लाम उसने अपना संसद के अंदर पारित कर लिया है कि हम, हालांकि किया नहीं है उस तरह से, लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाए हैं और चीजें बनाए हैं वो सब उसके हिसाब से ही सारी गठित हुई हैं। तो ऐसी मांग भारत के अंदर भी करने वाले लोग निकल आए हैं कि हिंदू होने को एक कानूनी दर्जा दे दिया जाए और एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तक हम इन चीजों को ले जाएं, यानी जो विभाजन है उसको उसकी तार्किक निष्पत्ति तक ले जाया जाए और मनुष्य को विभाजित कर दिया जाए। तो मनुष्य को हमेशा के लिए विभाजित कर देना जो है वो उसकी एक आप कह लें इस विभाजन की तार्किक निष्पत्ति की तरह हमारे बीच आज भी मौजूद है, और हमें विभाजन दर विभाजन लगातार और टुकड़ों के अंदर तोड़ता और अधिक जटिल बनाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन चीजों से अगर निजात पानी है तो हमें अपने साहित्य की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और ऐसे साहित्य की तरफ मुड़ना पड़ेगा जहां कोई शाहनी आज भी मौजूद हो अपनी कहानी में, और वो उस दौर के अंदर अपनी सभ्यता को साधे हुए हमें मिलती हो जिस दौर में चारों तरफ नरसंहार हो रहे हैं और मनुष्य मारे जा रहे हैं और विस्थापन हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो बच पाई है और हमें बचने के लिए एक आधारभूत वस्तु के रूप में हमारे सामने मौजूद हो गई है, तो ये एक उदाहरण और एक दृष्टांत है जिसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि कृष्णा सोबती
के विभाजन के ऊपर लिखी हुई और बहुत सी चीजें हैं, उपन्यास भी इस ढंग के जिनके अंदर उस दौर की और इधर की और उधर की बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन मैंने जानबूझकर उनकी चर्चा नहीं की क्योंकि जो ऊंचाई और जो गहराई मुझे इस कहानी के अंदर दिखाई देती है वो लगभग अद्वितीय किस्म की चीज मुझे दिखाई देती है। तो इतना कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।